नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इश्क और जंग दोनों में कोई नियमों की पाबंदी नहीं है। यह कहावत हमने बहुत बार सुनी है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। लेकिन यह किन लोगों के लिए जायज है? अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो फिर यह बात आपके ऊपर लागू नहीं होती है, क्योंकि जब जब बात धर्म की आती है तो धर्म क्या है? धर्म वो होता है जिसमें आपके लिए नियम होते हैं। आपने देखा होगा, जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो युद्ध के भी नियम हुआ करते थे, प्रेम के भी नियम हुआ करते थे। और युद्ध के नियम कौन से थे? युद्ध के नियम थे कि अगर युद्ध लड़ा जा रहा है तो सूर्योदय के बाद लड़ाई शुरू होती थी और सूर्यास्त के समय उस युद्ध को खत्म कर दिया जाता था। कुछ देर के लिए, या हम कहें कि रात्रि के लिए, उसको रोक दिया जाता था। सिपाही, राजा, सेनापति सब अपने अपने तंबुओं में चले जाते थे। और इतना ही नहीं, इस अगर नियम की हम बात करें युद्ध के, तो कई बार जो इनके वेद हुआ करते थे वो दूसरे तंबुओं में जाकर दूसरे सैनिकों के भी मरहम पट्टी लगा दिया करते थे। ये युद्ध के नियम थे, क्योंकि युद्ध धर्म से बंधा हुआ था। और ठीक इसी तरीके से प्रेम के भी कुछ नियम बने हुए थे। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि जब हम धर्म की परिभाषा को परिभाषित करते हैं तो इस पूरी दुनिया में आपको सिर्फ एक ही संस्कृति मिलेगी जो धर्म से बंधी हुई है, और वो है सनातन संस्कृति। मैं यहां पर हिंदू धर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। सनातन संस्कृति का मतलब जो सनातन संस्कृति से निकल कर आए। इसके अलावा कोई भी धर्म जिसको हम धर्म कहते हैं, आप देखिए उसका इतिहास कितना पुराना है, और एक तरफ आप सनातन संस्कृति की बात करिए। तो जब हम बात करते हैं कि इश्क और जंग, तो आपने देखा यह बात हमने क्यों की? क्योंकि इश्क में अगर आप सनातन संस्कृति के अलावा किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति जो अपने आप को जो है वो दूसरे धर्म का बताता है, आपने देखा होगा अब्दुल मोहित बनकर जो है वो एक लड़की को प्रेम के जाल में फंसाता है, तो क्या उसके लिए युद्ध का नियम है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि इश्क और जंग, तो इश्क में जब सब कुछ जायज है तो अब्दुल मोहित बन सकता है। अब्दुल किसी भी लड़की के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, क्योंकि इश्क में सब कुछ जायज है, और ये उन्हीं लोगों के लिए है। और जब हम बात करते हैं जंग की, तो पाकिस्तान को आप देख लीजिए। क्या पाकिस्तान ने 1948 से लेकर अभी हम जब बात करते हैं 2025 तक, क्या युद्ध का धर्म जो है उस धर्म को फॉलो किया? नहीं, क्योंकि जंग में सब कुछ जायज है। तो जंग में सब कुछ जायज है, तो आतंकवाद को किस तरीके से भेजा जाता है, बम ब्लास्ट कैसे किया जाते हैं, निर्दोष लोगों को कैसे मारा जाता है, तो फिर इश्क और जंग सिर्फ और सिर्फ इसके नियम, हमारी संस्कृति जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं, सिर्फ उसी को बांध के रखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरी दुनिया में अमेरिका का भी स्टेटमेंट था कि इस बार दिल्ली ने युद्ध के नियम बदल दिए हैं। अब आपको शायद कुछ समझ में आ रहा होगा। और युद्ध के नियम कैसे बदले? युद्ध के नियम आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से, क्योंकि इससे पहले कभी भारत ने जो है वो हमला नहीं किया, लेकिन इस बार पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और जबरदस्त तरीके से किया, तो पूरी दुनिया बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट में फिर आ जाती है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी इस वक्त विदेशी दौरे पर है, और विदेश में मैं हमेशा जो है वो इस बात की चर्चा करता हूं कि राहुल गांधी आखिर विदेश दौरे करते हैं तो वो जाते कहां हैं, वो करते क्या हैं? अब इसको मैं जो है वो उनके पर्सनल लाइफ से मैं बिल्कुल जो है वो बात नहीं करना चाह रहा। मैं बात करना चाह रहा हूं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति को लेकर। क्योंकि जब जब
इस देश में राजनीति की बात आती है तो एक चीज जो निकल कर आती है वो ये है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा होगा। और लेफ्ट विचारधारा कहिए या फिर आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कहिए, इन दोनों पार्टियों ने भारत में ही नहीं दुनिया भर के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में, मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं कि शैक्षणिक संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। यहां पर आप जेएनयू को देख लीजिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को उठाकर देख लीजिए, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उठाकर देख लीजिए। आखिर ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो जिनको अर्बन नक्सल कहा जाता है, और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी लगातार जो है वो ऐसे छात्रों से रूबरू होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? क्योंकि वो आने वाले समय के लिए एक नस्ल तैयार करते हैं, और वो नस्ल बड़ी होकर जो है वो जज बनेगा, कोई जो है वो ब्यूरोक्रेसी में अफसर बनेगा या और कहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये लोगों के सिस्टम का वो एक हिस्सा बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। तो राहुल गांधी एक बार फिर उसी रास्ते पर कोलंबिया पहुंचे और कोलंबिया में आईईए यूनिवर्सिटी के छात्रों से रूबरू हुए। और उन छात्रों के, क्योंकि ऐसे छात्र जो भारत के हैं वो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद में जब वो भारत लौटेंगे तो उनकी सोच किस तरीके की होगी? तो उनकी सोच होगी जिसमें बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जहर भरा होगा और साथ में वीर सावरकर को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। यही जो है वो राहुल गांधी और इन वामपंथियों का इस वक्त का सबसे बड़ा प्रयास है। और जब तक इसको ब्रेक नहीं किया जाएगा, जब हम बात करते हैं, क्योंकि लड़ाई जो है वो दो तरीके से होती है, एक आप सीधे तौर से किसी से लड़ सकते हो और दूसरा है उसकी विचारधारा से। ये उस विचारधारा की लड़ाई में अगर आप देखोगे तो सबसे आगे दिखाई देते हैं। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर वीर सावरकर पर हमला बोला, और वीर सावरकर पर हमला बोलने के साथ में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की। अब यह मामला वही मामला आ जाता है जिसको लेकर वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर कोर्ट में याचिका लेकर गए थे। लेकिन चूंकि राहुल गांधी एलओपी है, तो राहुल गांधी को वो किताब दिखाने के लिए जब बोला गया, सत्यकी सावरकर ने रिक्वेस्ट की कि राहुल गांधी हमेशा ही जब ये बयान देते हैं तो उस किताब, वो कौन सी किताब है जिसको वो कोट करते हैं, लेकिन कोर्ट ने उसके लिए इनकार कर दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सत्यकी सावरकर की उस याचिका को क्यों अनसुना कर दिया, क्योंकि सिस्टम हमारा है। और राहुल गांधी यहीं रुकने वाले नहीं है। अगर आप लोगों को यह गलतफहमी है कि राहुल गांधी जो है वो रुक जाएंगे, नहीं, राहुल गांधी इसी तरीके की नफरत जो है वो लगातार फैलाते रहेंगे। क्योंकि जब वीर सावरकर की बात आती है तो वीर सावरकर को 2 बार जेल हुई, आजीवन कारावास दिया गया। आखिर अंग्रेज वीर सावरकर माफी वीर था या अंग्रेजों के लिए जासूसी करता था, अंग्रेजों के लिए काम करता था? तो आखिर अंग्रेजों को वीर सावरकर को अंडमान निकोबार की उस जेल में भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर इतनी सख्त सजा देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दूसरी तरफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, उनको तो ऐसी जगह पे जो है वो नजरबंद किया, ऐसे जो पैलेस को, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब आप पुणे जाएं तो आगा खां पैलेस का एक बार विजिट जरूर करें। आप देखोगे कि ऐसी जेल तो जो है वो नसीब वालों को ही मिलती है, जहां पर किताबें लिखने की जो है वो पूरी व्यवस्था हो, फैमिली की जो है वो पूरी व्यवस्था हो। तो इस जेल से, और फिर अंग्रेज उनके लिए, जिनके लिए अपनी गाड़ियां तक भेजते हो। और फिर जब आजादी की बात आती है कि आजादी में सिर्फ गांधी और नेहरू ने सब कुछ किया, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि बिल्कुल किया, क्योंकि नेहरू तो जो है वो एडविना के साथ हिमाचल की वादियों में छुट्टियां तक मना दे, 8-8 दिन तक। तो योगदान कम नहीं था, बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन इसके साथ कांग्रेस पार्टी ने जो गेम खेला, कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को, अपने लोगों को बड़ा करने के लिए दूसरों को जो है वो छोटा करना शुरू कर दिया, और उसके शिकार हुए सुभाष चंद्र बोस। मैं आरएसएस की बात नहीं करता, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी तो इस विचारधारा के उलट है। मैं बात करता हूं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद में भीमराव अंबेडकर को आप देख लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा आगे चलिए, क्योंकि कल सिर्फ गांधी जयंती ही नहीं थी। हम लोग जो है वो खुश थे कि दशहरा है और गांधी जयंती है।
कल एक और व्यक्ति की जयंती थी और वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने 1965 के युद्ध के बाद जनता से आह्वान किया था, क्योंकि अमेरिका ने धमकी दी थी कि वो उनकी राशन पानी मतलब गेहूं की जो इंपोर्ट होता था उसको वो रोक देगा सप्लाई को, और भारत में जो है वो भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी, खाद्यान्नों की कमी हो जाएगी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने परिवार को कहा कि आप एक वक्त का खाना छोड़े। वो देखना चाहते थे कि इससे जो है वो उनका परिवार उनके साथ खड़ा है या नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने पूरी जनता से, पूरे देश से आह्वान किया कि सप्ताह में एक दिन एक समय का खाना जो है वो आप छोड़ दें। वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद में किस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए आप संयोग कहिए चाहे प्रयोग कहिए, एक के बाद एक जो है वो लगातार, अब वो प्रयोग था या संयोग था जिसमें राहुल गांधी के दादाजी, आप बात मैं कर रहा हूं फिरोज गांधी की, वो भी उसी का जो है वो एक हिस्सा थे। फिरोज गांधी राजनीति में थे, सांसद थे, और उन्होंने हरिदास मुंदड़ा के खिलाफ जो जिसकी 6 कंपनियों में LIC ने उस वक्त लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए निवेश किए थे और 6 की 6 कंपनियां घाटे में चल रही थी। इस घोटाले को, यह पहला घोटाला था जिस वक्त वित्त मंत्री थे कृष्णाचारी, और उसको संसद में अपनी ही सरकार के खिलाफ उठाया था फिरोज गांधी ने। और उसके 1 साल के बाद में, क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी का दखल राजनीति में इतना बढ़ गया था भारत की में कि फिरोज गांधी को वो पसंद नहीं था, और फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी को उससे दूर रहने के लिए बोल दिया। लेकिन अगले ही साल, जिस वक्त उस जमाने में हार्ट अटैक के जो केस है वो बहुत ही कम सुनाई देते थे, तो हार्ट अटैक आ जाता है फिरोज गांधी को। अब ये संयोग था या प्रयोग था, आप खुद जो है वो सोचिए। इसके बाद में जो हुआ, फिर चाहे संजय गांधी हो, फिर मेनका गांधी को जो है वो उस घर से बाहर निकाल देना हो, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो, राजीव गांधी की हत्या हो, या फिर रॉबर्ट वाड्रा के परिवार के एक के बाद एक सदस्यों का मारा जाना हो या मर जाना हो। और फिर उसी कड़ी में ऐसा नहीं है कि यही मामला रुक जाता है। इस प्रयोगशाला या संयोगवश जो साला हुई, उसमें राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया जैसे लोग भी जो है वो स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। तो राहुल गांधी की किस्मत, आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किस्मत लिखवा के लाते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी जो है वो आपके बिना कुछ किए ही आपके रास्ते से हटता चला जाएगा। लेकिन 2014 के बाद में एक ऐसा प्रतिद्वंदी आ जाता है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की घबराहट इस वक्त किस हद तक है। तो जो लोग विदेश में जाकर लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं कर रहे, वो उस परिवार को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि अब ये परिवार खुद हाशिए पर आ गया है। इस परिवार के पास में कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, क्योंकि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाने वाली है नहीं, और इससे लड़कर तो बिल्कुल नहीं जाया जा सकता। तो फिर क्यों नहीं इस देश की उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए जिसको कांग्रेस पार्टी ने अच्छे से 2014 से पहले इस्तेमाल किया, और देश में एक अराजकता की स्थिति पैदा किया जाए जिससे कि कुछ ऐसा हो कि बैठे बैठे राहुल गांधी को सत्ता हासिल हो जाए। लेकिन ये भारत है, भारत की जनता अब जो है वो जिस तरीके से समझदार हुई है, मुझे लगता है कि उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप देख लीजिए, चुनावों की जब हम बात करते हैं तो जेएनजी से आह्वान किया गया, सब कुछ किया गया, एक आई लव मोहम्मद के नाम पे टूलकिट तक जो है वो पूरे देश भर में तैयार किया गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं हुआ, इसको भी समझना जरूरी है। तो राहुल गांधी की विचारधारा उसी विचारधारा से आती है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। राहुल गांधी को बिहार के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को यह लगता है कि राहुल गांधी बिहार का चुनाव उसमें वो अपना दमखम दिखाएंगे, यह गलतफहमी है। क्योंकि दिल्ली में भी हमने ऐसा देख चुके थे, हरियाणा में भी हमने देखा था, और महाराष्ट्र में भी देखा था कि राहुल गांधी
हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब टिकट वितरण की बारी आई, उस वक्त अमेरिका चले गए थे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगा कि कांग्रेस पार्टी अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए कुछ तो करेगी, लेकिन अचानक से राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता कोप भवन में चले गए। कैसे चले गए, क्यों चले गए, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस टूलकिट के लिए ही जो है वो बाहर निकलते हैं, और ये उसी का हिस्सा है। तो कुछ चीजें जो है वो छुपाई जाती है, और कुछ चीजें जो है वो छुपाने से छुपती नहीं है, जो जनता के सामने आ जाती है। तो राहुल गांधी एक बार फिर उसी रास्ते पर, लेकिन इस बार कोलंबिया की IA यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अब समझ जाना चाहिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अक्सर जो है वो उनके लेक्चर ऐसी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में ही क्यों रखे जाते हैं, ताकि जो बच्चे, जो छात्र वहां पढ़ते हैं, उनका ब्रेन अभी से इस तरीके से तैयार किया जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी और RSS के खिलाफ जहर डालने का पूरा प्रयास किया जा सके। और उसका फायदा जब वो सिस्टम का हिस्सा हो तो फिर कांग्रेस पार्टी या उसके सहयोगी दल जो वामपंथी विचारधारा से मेल खाते हैं उनको मिलता रहे। तो इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।